गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 3 ज्योग्राफी का हम ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज़ द लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर्स। रिवर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। जो नदियाँ होती हैं वो ग्रेडेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है। द वैली फॉर्म बाय रिवर इज़ नैरो एंड शेप्ड लाइक द लेटर वी। जो वैलीज होती हैं वो नदी के ज़रिए ही बनती हैं। वैली फॉर्म बाय रिवर इज़ नैरो एंड एक नैरो वे में ये बनती हैं, और इनकी जो शेप होता है वो किस तरह से होता है, जस्ट लाइक द वी। हैंस इट इज़ कॉल्ड द वी शेप्ड वैली। और इसीलिए क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वी शेप्ड वैली। व्हेन अ रिवर इरोड्स वर्टिकली थ्रू हार्ड रॉक। जब एक नदी इरोड होती है वर्टिकली किसी भी हार्ड रॉक्स के ज़रिए, तो वैली फॉर्म द वेरी डीप एंड नैरो। तो जो वैली बनती है वो बहुत ज़्यादा डीप और नैरो बनती है। और इस तरह की वैली को क्या कहते हैं, जॉर्ज। क्या कहते हैं बेटा, जॉर्ज। एंड सिंस इट्स शेप्ड लाइक द लेटर आई। और इस तरह से बनने वाली वैली का शेप जो होता है वो आई की तरह होता है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है आई शेप्ड वैली। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि वैली कितनी तरह की होती है, तो आप कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैली। वन इज़ अ वी शेप्ड वैली एंड सेकेंड वन इज़ द आई शेप्ड वैली। तो आपको समझ आ गया होगा कि वैली कितनी तरह की होती है। दो तरह की होती है, एक होती है वी शेप्ड वैली, दूसरी होती है आई शेप्ड वैली। चलिए, a wider steep walled and usually flat bottom valley is called the canyon। एक wider steep walled and the flat bottom valley, उस वैली को क्या कहते हैं, उस वैली को कहा जाता है कैनियन। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैली। नो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वैली। कौन कौन सी, वी शेप्ड वैली, आई शेप्ड वैली एंड कैनियन। समझ में आ गया आपको। तो कितनी तरह की वैलीज होती हैं, तीन तरह की होती हैं, और इनके बनने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, नदियों का होता है। व्हेन अ रिवर फ्लो डाउन अ स्टीप वैली साइड इरोड द अंडरलाइंग सॉफ्ट रॉक फास्टर देन द हार्ड रॉक लाइंग अबव, देयर इज एन एब्सर्ड ड्रॉप इन इट्स स्लोप एंड इट्स प्लंग्स डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट फॉर्मिंग अ वाटरफॉल। जब कोई नदी बहती है, फ्लो डाउन अ स्टीप वैली की डाउन में, यानी कि स्टीप वैली की अप साइड में नहीं, डाउन साइड में, इरोड द अंडरलाइन। तो वो क्या करती है, जो भी सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनको इरोड करती है बहुत तेज़ी के साथ, और जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो उससे ऊपर होती हैं। यानी कि हार्ड रॉक्स हमेशा ऊपर होती हैं और सॉफ्ट रॉक्स नीचे होती हैं। देयर इज एन एब्रप्ट ड्रॉप, और फिर उसके बाद में जो ड्रॉप्स होती हैं, जो इन इट्स स्लोप्स, और उसके जो स्लोप से जो ड्रॉप्स निकलती हैं डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, जो बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, वाटरफॉल। मैं आपको बता दूं, वाटरफॉल कहते हैं झरने को। झरना मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा वो पहाड़ों से गिरता है पानी। तो वो किस वजह से बनता है, वो इसी तरीके से बनता है जो भी आपको हमने बताया कि इट स्लोप एंड इट प्लग डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जब ऊंचाई से गिरता है तो बनाता है क्या, फॉर्मिंग अ वाटरफॉल। व्हेन अ रिवर एंटर द प्लेन, जब नदियाँ मैदानों में एंटर होती हैं, फ्लो स्लोली, तो धीरे धीरे एंटर होती हैं, फॉर्मिंग ब्रॉड स्वीपिंग कर्व और स्लोप कॉल्ड द मेंडियर। वो क्या बनाती है, ब्रॉड स्वीपिंग कर्व, उन्हें स्वीपिंग कर्व भी कहते हैं और लोब्स भी कहते हैं। और ये लोब्स क्या कहलाते हैं, मेंडियर्स। देखो उसकी आपको पिक्चर हम आपको दिखा देते हैं, ये है मेंडियर की एग्जाम्पल। इस तरह से प्लेन्स में नदियाँ एंटर होती हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड द डिपोजिशन, क्योंकि नदी अपने साथ मिट्टी को लेकर आती हैं, बहा कर लेकर आती हैं, और दूसरी जगह का, एक जगह से मिट्टी को बहा कर लेकर आती हैं, इरोजन मिट्टी का कटाव, और डिपोजिशन दूसरी जगह मिट्टी को डिपॉजिट कर देती हैं। द मेंडियर बिकम वाइडर एंड एंड ऑफ द लोब कम क्लोजर। तो जो मेंडियर होते हैं वो बहुत वाइडर होते जाते हैं, एंड्स ऑफ द लोब कम क्लोजर, और उनके जो एंड होते हैं वो कहीं ना कहीं से क्लोज होते चले जाते हैं।
इवेंचुअली द मेंढियर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रिवर। और ये जो मेंढियर होते हैं वो नदियों से किस तरह अलग होते हैं? फॉर्मिंग अ कट ऑफ लेक विच इज़ कॉल्ड द एन ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो लेक के ज़रिए से ये मेंढियर जो नदियों से अलग होते हैं तो वो किस तरह होते हैं? एक कट बनाते हैं लेक की फॉर्म में, और इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। तो ये मदद करती हैं मेंढियर्स को नदियों से अलग होने में। ऑक्सबो लेक किस तरह के होते हैं बेटा, ये देख लीजिए। ये है एग्जाम्पल ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन की। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ऑक्सबो लेक, ये कट हो गया, ठीक है। समटाइम रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स फ्लोडिंग द सराउंडिंग एरिया। कभी कभी ऐसा होता है जो नदियाँ होती हैं वो अपने किनारे से भी ऊपर की तरफ बहती हैं, जो उनका सराउंडिंग एरिया है। फाइन सिल्ट कॉल्ड एलोवियम। और जो फाइन सिल्ट होती है उसको हम कहते हैं एलोवियम कहते हैं, जो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है? नदियों के किनारे पर। और फॉर्मिंग ये क्या बनाती है? एक फर्टाइल फूड प्लेन, एक बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान बनाती है जहाँ पर अच्छी तरह से खेती बाड़ी की जा सकती है। द रेस्ड रिवर बैंक आर, और जो रेस्ड रिवर बैंक होते हैं इन जो नदी के जो किनारे होते हैं बढ़े हुए, उनको कहा जाता है नेचुरल लीव्स। क्या कहा जाता है? नेचुरल लीव्स। एज द रिवर मूव, जैसे जैसे रिवर मूव करती है टुवर्ड द सी, समंदरों की तरफ, इट बिकम वेरी स्लो, तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एंड स्प्लिट इनटू सेवरल स्मॉल चैनल, और ये बहुत सारे स्मॉल चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है, जिनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहा जाता है इन स्मॉल चैनल्स को? इन स्मॉल चैनल्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऑल द सेडिमेंट्स, और जो भी सेडिमेंट्स होते हैं कैरिड बाय रिवर, जो नदियों के ज़रिए आते हैं, एंड इट्स चैनल, और उसके चैनल के ज़रिए वो डिपॉजिट हो जाते हैं। किस में डिपॉजिट हो जाते हैं? एट द माउथ, माउथ में डिपॉजिट हो जाते हैं। द ट्रायंगुलर शेप्ड रीजन, जो ट्रायंगुलर की शक्ल का जो एरिया होता है नियर द माउथ ऑफ द रिवर, नदियों के मुंह के दहाने के करीब। माउथ ऑफ रिवर का मतलब होता है दहाना, नदियों का दहाना, नदियों का मुंह यानी कि नदियों का दहाने के करीब जो भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया होता है विद अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड द डेल्टा, जिसमें बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, वो एरिया कहलाता है डेल्टा। और ये जो डेल्टा वाली जगह होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अगर गंगा जो नदी है और उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं, और इसको कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स। वो लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के जरिए बनते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं? बर्फ़ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग मासेज ऑफ स्नो एंड आइस। धीरे धीरे जो बर्फ़ के जो मास कहते हैं, बर्फ़ के जो टुकड़ों या आइस से स्नो, मासेज ऑफ स्नो या आइस के मदद से जो धीरे धीरे जो मूव करते हुए जो एक फॉर्म बनती है उसे कहते हैं ग्लेशियर, यानी कि बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं वो ग्लेशियर कहलाते हैं। दे आर सो नोन एज रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर्स को हम रिवर ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ की नदियाँ भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द पोलर स्नोफील्ड। ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं पोलर स्नोफील्ड में, एंड इन द आइस कैप्ड माउंटेन, और आइस कैप्ड माउंटेन। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ग्लेशियर अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ग्लेशियर पोलर स्नोफील्ड और आइस कैप्ड माउंटेन में पाए जाते हैं। कोई आपसे पूछता है कि ग्लेशियर को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ग्लेशियर को रिवर ऑफ आइस कहा जाता है। लाइक रिवर ग्लेशियर आल्सो ब्रेक एंड कैरी अवे रॉक मटेरियल। नदियों की तरह ग्लेशियर भी जो है ना वो टूट जाते हैं और अपने साथ रॉक मटेरियल को आगे अपने साथ ले जाते हैं। द वैली फ्रॉम द ग्लेशियर, ग्लेशियर के ज़रिए जो वैली बनती है हैज़ स्टीप साइड, तो उनमें काफ़ी स्टीप फॉर्म्स पाई जाती हैं, और जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है। इट रिजेंबल्स द लेटर यू, और ये लेटर यू की तरह नज़र आती हैं, और इनको कहा जाता है यू शेप्ड वैली। ग्लेशियर आल्सो कर्व आउट शैलो आर्मचेयर शेप्ड बेसिन इन द माउंटेन कॉल्ड सर्क्यू और कोरीज। ग्लेशियर जो होते हैं वो क्या करते हैं? आल्सो कार्व आउट शैलो ग्लेशियर, इसके अलावा शैलो आर्मचेयर शेप्ड बेसिन इन द माउंट, यानी कि माउंटेन में जो बेसिन होता है तो इस तरह का शेप भी इनमें आउट शैलो शेप भी होता है ग्लेशियर का। और
बेसिन इन द माउंटेन में जो शेप पाया जाता है, आर्म चेयर शेप्ड बेसिन कहाँ पाया जाता है? माउंटेन्स में पाया जाता है। इसको कहा जाता है सर्क्यू और कोरीज। वैन द आइस, जब बर्फ़ पिघलती है तो दीज गेट फिल्ड अप वाटर, तो क्या बर्फ़ पिघलती है तो ये जो कॉरीज होते हैं ये पानी से भर जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? लेक्स, झीलें। वैन अ ग्लेशियर डिसेंड अ वैली, जब जो ग्लेशियर किसी भी वैली से को डिसेंड करता है तो इट मेल्ट, तो पिघलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वार्मर क्लाइमेट। क्यों ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं ये आपको मैं बता दूं। जब जो क्लाइमेट होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या क्लाइमेटिकल कंडीशन वार्म गर्म हो जाती हैं तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। इट्स लोड कंसिस्टिंग ऑफ क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स कैन नॉट बी कैरिड एनी लॉन्गर एंड इज़ इवेंचुअली ड्रॉप्ड। और इसका जो लोड होता है जिसमें क्ले है, सैंड है, ग्रेवल है और बोल्डर्स है, उनको ये आगे लंबे काफ़ी आगे तक नहीं ले जा पाते और उसका क्या होता है? यही ड्रॉप हो जाता है। दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड द मोरीन्स। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें? क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स, क्योंकि इन्हें बहुत लंबे आगे तक कैरी नहीं कर पाते ग्लेशियर, जहाँ ये डिपॉजिट होती हैं तो उनको उस जगह को कहा जाता है मोरीन्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लैंडफॉर्म मेड बाय विंड। Landform made by wind. This topic I will discuss in my next video. Thank you very much.